उस सब के उस संघर्ष से लेकर मुझे खुशी है कि आज ये शहर मेरी आंखों के सामने विश्व स्तरीय एक शहर बन चुका है। क्या ये बात सच है कि जब आप लोग प्रैक्टिस शुरू किए थे नोएडा में, तो उस समय के जो डॉक्टर लोग होते थे वो अपने दराज में तमंचा रख के तब मरीज देखते थे? हमारे एक चिकित्सक का मर्डर हुआ, दूसरे को धमकी मिली, 10 सालों तक यही धमकी देती रही कि आपने देखा नहीं था कि उस चिकित्सक के साथ क्या हुआ। अगर सही मायने में नोएडा बना तो उसका क्रेडिट आप किस सरकार को देते हैं? देखिए, जो नोएडा बना, मैं कहूँगा हर एक का इसमें सहयोग रहा। पक्ष की विपक्षी सरकारें नहीं, सब ने अपने अपने ढंग से इस शहर को बनाया। और आज नोएडा जो जिस रूप में हम सब देख रहे हैं, उस नोएडा का स्वरूप आज से 20 साल 25 साल पहले क्या था? अगर आप संक्षेप में इस पर चर्चा करें। आने के बाद अगले 1 माह तक तो यहाँ तक कि माताजी पिताजी बोले दादा दादी जी के साथ चले जाओ, हम ज़रा और देख लेते हैं कि आने लायक बनेगा कि नहीं बनेगा नोएडा। नमस्कार, संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे खास मेहमान डॉक्टर महेश शर्मा जी हैं। महेश जी बीजेपी के सीनियर नेताओं में एक हैं और नोएडा से सांसद हैं। महेश जी की पहचान एक सफल समाज सेवी की है और इन्होंने अस्पताल के जरिए, अपने मेडिकल प्रोफेशन के जरिए नोएडा और आसपास के जनपदों सहित देश के अलग अलग राज्यों में भी जनता की लगातार सेवा कर रहे हैं। आज मैं इनसे समझने की कोशिश करूंगा कि नोएडा जब ये आए थे, उस समय के नोएडा में और आज के नोएडा में कितना अंतर है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शुरुआती दौर में जब नोएडा अथॉरिटी का गठन हुआ था, तो उस समय नोएडा में लॉ एंड ऑर्डर की एक सबसे बड़ी समस्या थी। प्रोफेशनल्स, एंटरप्रेन्योर नोएडा में आके काम नहीं करना चाहते थे। लॉ एंड ऑर्डर का इतना गंभीर चैलेंज था कि डॉक्टर्स और बाकी प्रोफेशन के लोग शाम होते नोएडा छोड़ के दिल्ली भागना पसंद करते थे। ऐसी स्थिति में महेश जी ने उस चुनौती को एक्सेप्ट किया, यहाँ अस्पताल बनाया, पहले खुद प्रैक्टिस किया, फिर अस्पताल बनाया और आज राजनीति और अस्पताल दोनों के माध्यम से नोएडा सहित देश के अलग अलग राज्यों में जनता की सेवा कर रहे हैं। तो महेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके उस अदम्य साहस और उस कर्मठशीलता के लिए आप बधाई के पात्र हैं कि आपने इतनी बड़ी चुनौती स्वीकार की और आज नोएडा जो जिस रूप में हम सब देख रहे हैं, उस नोएडा का स्वरूप आज से 20 साल 25 साल पहले क्या था? अगर आप संक्षेप में इस पर चर्चा करें तो। देखिए, नवंबर 82 में मैं नोएडा आया। आने के बाद अगले 1 माह तक तो यहाँ तक कि माताजी पिताजी बोले दादा दादी जी के साथ चले जाओ, हम ज़रा और देख लेते हैं कि आने लायक बनेगा कि नहीं बनेगा नोएडा। यारों दोस्तों, जिसको कहा कि बोले इतनी बड़ी गलती क्यों करी है, कुछ ने कहा लौट के वापस आ जाओ। इन सभी बातों के बीच एक प्रयास शुरू हुआ और आज मुझे खुशी है कि वो 42 वर्षों का सफ़र मैंने अपनी आँखों से इस शहर को बनते देखा है और बनते ही नहीं, वो ऊंचाइयां छूते देखा है। हम कल्पना करते थे कि मेरा शहर कैसा हो, चंडीगढ़ जैसा हो। बहुत कोई होता था तो साउथ के कोई बंगलौर और कुछ दुनिया भर के शहरों की बात करता था। आज ये शहर उन ऊंचाइयों को छूकर मैं समझता हूँ देश में तो अपनी पहचान बना चुका है, विश्व में भी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उस वक्त की कानून व्यवस्था, उस वक्त की सामाजिक व्यवस्था, उस वक्त का इस क्षेत्र के अंदर बेरोजगारी का हाल, ये सब मिला जुला कर एक ऐसी भयावह दृष्टि सी होती थी, उसे देखकर घबराहट भी होती थी। लेकिन उस चैलेंज को हमने स्वीकार किया। कानून व्यवस्था थी तो मुझे लगता था कि मेरे पास एक हथियार होना चाहिए, पिस्तौल होनी चाहिए, रिवॉल्वर होनी चाहिए। लाइसेंस अप्लाई किया, मिल गया। बात के अंदर उस स्थिति को देखा कि और क्या क्या होना चाहिए, तो सबसे बड़ा जो विश्वास दिया वो मेरे मातृ संगठन ने दिया। मैं और मेरे पिताजी आपस में लाठी से मल्ल युद्ध करते थे, लाठी युद्ध। तो अगर मुझे विश्वास था कि अगर मेरे पास एक लाठी है, मेरी 5 फुट की लाठी है, तो 500 आदमियों की भीड़ मुझे छू नहीं सकती
अब अगर आपके पास AK-47 होगी तो मेरी 5 फुट की लाठी क्या करेगी? हाँ, वो तो अलग दौर है। लेकिन वो एक विश्वास था, और उस विश्वास ने ही मुझे आगे बढ़ने की, संघर्ष करने की और अपने आप को स्थापित करने की एक शक्ति दी। लेकिन ये शक्ति तो हर एक कोई कल्पना करता है, इसमें सब कुछ साथ था। ईश्वरीय आशीर्वाद था, माता पिता, पिता एक शिक्षक थे, उनका आशीर्वाद था, माँ का आशीर्वाद। आज भी 86 साल की माँ है। आधा घंटा 1 घंटा दिन भर में अगर मैं नोएडा दिल्ली में हूँ तो उनके साथ बैठता हूँ। परिवार के भाइयों का सबका साथ था, साथ रहने वाले शुभचिंतकों का, प्रियजनों का, लोगों का बहुत बड़ा साथ मिला। एक संगठन था यहाँ, जायंट्स ग्रुप ऑफ नोएडा, जिसके लोग, बड़े बड़े लोग उसके सदस्य थे। चैरिटेबल करते थे, चैरिटी करते थे। एक धर्मार्थ क्लिनिक चलाते थे जिसकी पर्ची होती थी 25 पैसे की, जिसमें थे रजनीगंधा ग्रुप, मदरसन का ग्रुप जो आज करीबन 1.5 लाख करोड़ का ग्रुप है, सुपर कैसेट, गुलशन कुमार का ग्रुप, फ्लेक्स ग्रुप। ये इतने बड़े बड़े ग्रुप के करीबन 40-85 उद्योगपति थे। उनके यहाँ मैंने 2500 रुपये महीने की नौकरी करी उनकी चैरिटेबल डिस्पेंसरी में। वहाँ से देखा कि गरीबी होती क्या है। 25 पैसे की पर्ची के लिए कई बार लोग 15 पैसे और 20 पैसे लेकर आते थे। वहाँ जब उनके साथ बढ़ने का आके मौका मिला तो एमिटी ग्रुप के चेयरमैन हैं जॉन साहब, ये जब वहाँ उन्होंने देखा कि 20-25 पैसे की जगह 20 पैसे देता है तो 5 पैसे पूर्ति कौन करता है, तो उन्होंने वहाँ के बाबू से पूछा तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब अपनी सैलरी में से देते हैं। तो इन्हें शर्म आई कि हम तो मालिक हैं यहाँ के, ये हमारा नौकर है, नौकर तो उस 5 पैसे की पूर्ति करता है और हम। ये ऐसी घटनाएं थी जिन्होंने जीवन को झंझोरा। पत्नी डॉक्टर थी, गायनेकोलॉजिस्ट थी, वो भी उस वक़्त इस शहर में आई, DTC बस में सफ़र करते थे, पुराना स्कूटर था, साइकिल का युग था। उस सब के उस संघर्ष से लेकर मुझे खुशी है कि आज ये शहर मेरी आंखों के सामने विश्व स्तरीय एक शहर बन चुका है। दिल्ली NCR के जितने क्षेत्र थे, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, साहिबाबाद, उन सब में तो खैर ये आगे है ही, भविष्य का शहर है क्योंकि इसकी बाउंड्रीज़ नहीं है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना और अब फिर नया नोएडा, आगरा तक के लिए इन्होंने इसको प्लानिंग के हिस्से में, हाँ, उधर मेरठ पहुंच गए, उधर आगरा पहुंच गए। 40 मिनट में आप यहाँ से मेरठ हैं। धन्यवाद हो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का, जब कानून व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। शैलजाकांत मिश्रा यहाँ के SSP बने और उन्होंने गुणात्मक परिवर्तन लाए। मेरा भी सौभाग्य हुआ कि 2012 में मैं इस क्षेत्र का विधायक बना। सरकार प्रदेश में समाजवादी पार्टी की थी। हम कुल 42 विधायक जीत कर आए थे 403 में से। उन 42 विधायकों के बाद मेरी पार्टी ने मुझे 2014 में फिर एक मौका दिया सांसद के रूप में। यहाँ की जनता ने मुझे लगभग 2.5 लाख वोटों से जिताया। अगली बार फिर 1 लाख और अधिक वोटों से जिताया, 3.5 लाख वोटों से। और फिर 2024 में फिर मुझे 5,60,000 यूपी में सर्वाधिक मतों से यहाँ की क्षेत्र की जनता ने जिताया। तो मैं सबसे बड़ा धन्यवाद अपने यहाँ की क्षेत्र की जनता को, सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने मुझे सांसद बनाया, 3 बार बनाया, विधायक बनाया, इसलिए कि उन्होंने एक विश्वास भाव जागृत किया, एक परिवार भाव जागृत किया, एक पनाह देने का काम किया उन्होंने। मैं जब भी कभी कोई मुझे धन्यवाद देता है कि डॉक्टर महेश शर्मा आप एयरपोर्ट ले आए, जेवर एयरपोर्ट, आप बिजली घर ले आए, मेट्रो का जाल हो गया, ये हो गया, मैंने कहा सब आपकी वजह से। आप मुझे सांसद ना बनाते, मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री के सानिध्य में, योगी जी जैसे मुख्यमंत्री के सानिध्य में यहाँ काम करने का मौका ना मिलता, तो ये सब विकास की जो गाथाएं हम सुना रहे हैं ये संभव ही ना होती। तो मैं समझता हूँ ये सब चीज़ों ने इस शहर को, वो महाभारत के युद्ध में कहते हैं ना कि वाग दृष्टि से लोग देखते रहते, तो मैंने भी इस शहर को इस तरह से आगे बढ़ते देखा है। क्या ये बात सच है कि जब आप लोग प्रैक्टिस शुरू किए थे नोएडा में, तो उस समय के जो डॉक्टर लोग होते थे वो अपने दराज में तमंचा रख के तब मरीज देखते थे?
लॉ एंड ऑर्डर की इतनी भयावह स्थिति थी ये सच कि किसी भी समय कोई हमला कर सकता था डॉक्टरों पर। बिल्कुल सच है। हमारे एक चिकित्सक का मर्डर हुआ, दूसरे को धमकी मिली, 10 सालों तक यही धमकी देती रही कि आपने देखा नहीं था कि उस चिकित्सक के साथ क्या हुआ था। वो चिकित्सक मेरा टीचर था जिसकी मर्डर हुआ। मेरे बेटे के जन्मदिन में किडनैप हो गया डॉक्टर। उठा के लाने के लिए उसकी गाड़ी, उसका घर, उसका टेलीफोन नंबर तक कोई खरीदने को तैयार नहीं था, इतनी दहशत थी हुक्म में। मैंने स्वयं इस बात का गवाह हूँ। सिक्योरिटी वगैरह ये तो सब अब मिली है 5-7 सालों से। उस वक्त अपनी सिक्योरिटी या तो स्वयं करनी होती थी या ईश्वर के भरोसे छोड़नी होती थी। ये सच है कि ये सब चीज़ें व्यवस्थाओं के साथ हमें जीना पड़ता था। नोएडा को एक अलग मॉडल टाउन बनाने का निर्णय तो नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार में हुआ था, लेकिन उसके बाद अगर सही मायने में नोएडा नोएडा बना तो उसका क्रेडिट आप किस सरकार को देते हैं? देखिए, जो नोएडा बना, मैं कहूँगा हर एक का इसमें सहयोग रहा। पक्ष की विपक्ष की सरकारें नहीं, सब ने अपने अपने ढंग से इस शहर को बनाया, बिगाड़ा, लूटा, खसोटा, सब कुछ हुआ। यहाँ सब कुछ हुआ और उन सरकारों के कुछ गलत फैसलों के कारण, कानून व्यवस्था ना संभाल पाने के कारण, भ्रष्टाचार ना संभाल पाने के कारण आज जो एक बिगड़ा हुआ स्वरूप थोड़ा सा दिखाई देता है इस शहर का, मैं उनके योगदान को बिल्कुल भुलाना नहीं चाहता। मैं नहीं कहना चाहता कि उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन उसके साथ उसके साइड इफ़ेक्ट्स इतने छोड़ गए कि आज ग्रेटर नोएडा वेस्ट बन गया है। नोएडा में बेतरतीब तरीके से एक ज़मीन बांटने का काम आया तो उन्होंने ज़मीन बांट डाली। जहाँ ज़मीन दिखी, जिसको चाहिए थी, एक रिश्वत की दर तय थी। मतलब रिश्वत की दर मार्केट में सबको पता थी कि 6,000 रुपये मीटर रिश्वत दीजिए। हाँ, सरकारी रेट इतना और प्रीमियम इतना दीजिए और ज़मीन ले लीजिए। अब प्रीमियम दे के आप अलॉटमेंट लेटर ले लीजिए और फिर बैंकों से लोन ले लीजिए। फिर लोन लेके भाग जाइए। तो उधर इन्वेस्टर का पैसा लेके भाग जाइए, बैंकों का भी पैसा लेके भाग जाइए। तो ये जो शुरू हुआ ट्रेंड, ये तो अभी भी बीच बीच में देखने को मिलता है कि इन्वेस्टर रो रहे हैं, बिल्डर भाग गया है, बिल्डर इन्वेस्टर्स को पोजीशन नहीं दे रहा है। इसको कब ठीक किया जाए? 2014 के बाद ये परिवर्तन आया। 14 में देश में सरकार आई, 17 में प्रदेश में सरकार आई, और 14 और 17 की जब ये दोनों सरकारें ने मिलकर जब इस व्यवस्थाओं में कि जो भ्रष्टाचार था उसको रोका गया। आज यहाँ आपको कोई दर नहीं मिलेगी किसी भी चीज़ की। कोई आपसे आके ये नहीं कह सकता कि उस चीज़ का इतना दर है और ये दिलवा दीजिए, नहीं है। आज कानून व्यवस्था के नाम पे एक बिल्कुल लंबी सांस लेकर लोग बड़े, अगर जिन्होंने उस वक्त का समय देखा है वो तो आज उस बदलाव को देखते हुए कल्पना ही नहीं करते कि इतना कुछ बदलाव आ जाएगा। ये हुआ इन्वेस्टमेंट 15 साल तक, 2017 में हमारी सरकार आई, उससे 15 साल पहले तक एक भी बड़ी कंपनी ने इन्वेस्ट नहीं किया यहाँ पर। एक भी बिजली घर पावर की ज़रूरत थी, 24 घंटे बिजली दी जाएगी, एक पावर प्लांट नहीं बना। अंबानी जी का दादरी में एक शुरू हुई थी, ज़मीन अलॉट हुई, उसके बाद वो प्रोजेक्ट वो तो स्कैम ही हो गया पूरा, वो ख़त्म हो गया वहाँ से। मुझे खुशी है जब आया एक वक्त, मुझे 4 मंत्रालयों में स्वतंत्र प्रभार मंत्री के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम दिया। देखो, वो एक ऐसे करिश्माई नेता है जिसके हर कण में, हर क्षण में सिर्फ एक ही है, मैं, मेरा देश, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरा गरीब, मेरा किसान, मेरा जवान, मेरा नौजवान। हर वक्त उनका दिल इसी चीज़ के लिए धड़कता है। हर वक्त वो इसी बात की सोचते रहते हैं कि इन सब का कैसे उत्थान किया जाए। बड़े छोटे छोटे प्रयास से लेके एक सर्टिफिकेट अटेस्ट करने की व्यवस्था से लेके आज उन्होंने विश्व की, भारत के अंदर सब चीज़ों की, हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग तक हमारे यहाँ हो रही है। हम एक्सपोर्टर बन गए। कहाँ हम लाइन में लगे रहते थे मांगने की के अंदर, आज हम उन व्यवस्थाओं में जी रहे हैं। इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो उस सोच को, उस नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी की कल्पना को, उनके नेतृत्व क्षमता को, उनके सोचने की क्षमता को जाता है। और मुझे एक छात्र के रूप में उनके साथ 5 वर्षों का लगभग सीखने का समय मिला इन मंत्रालयों में, जो कि
जिनमें से 3 मंत्रालय बड़े रेगुलेटर मिनिस्ट्रीज थी, सिविल एविएशन, कल्चर मिनिस्ट्री का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री। कांग्रेस के राज्य में एक टैक्स लगता था एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री में। एक फाइल वहाँ 600 दिन में क्लियर होती थी। बहुत बड़ा स्कैम था अपने आप में। और उस पर भी जयंती टैक्स लगता था। मैं जब मिनिस्टर बनकर वहाँ गया तो बाबू आया, बोले साहब बड़ी फाइल और छोटी फाइल का फ़र्क है, छोटी फाइल पे 2% और बड़ी फाइल पे 1% मंत्री जी को मिलता है। लेकिन बाद में जयंती टैक्स वाले जो मंत्री थे वो तो आप ही की पार्टी में आ गई। देखिए तमिलनाडु में राजनीति में ये सब चीज़ें आना, हमारी पार्टी को हमारे जब हमने गृह मंत्री जी से कहा, मैंने कहा साहब ये देखिए वहाँ से यहाँ आए, बोले ये गंगा है यहाँ पे हो जाएंगे। देखिए राजनीतिक परिस्थितियों के कारण वहाँ क्या बदलाव हुआ वो एक अलग विषय हुआ, लेकिन हुआ ये जिन जयंती नटराजन जी के नाम से ये मशहूर हुआ था, बदनामी हुई थी इसे। प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन आदेश किया था कि इस 600 दिन को मुझे 60 दिन लाना है। और मैं जब मंत्री पद से हटा था हम उसे 90 दिन तक ले आए थे। आगे उनका विजन था कि पहले 60 दिन, फिर हम इसे 30 से 45 दिन पे लाएंगे। फाइल आने के अंदर 30 से 45 दिन में मंत्रालय में नहीं रुकेगी। एक और चीज़ जो महत्वपूर्ण काम हुआ था जब आप मंत्री थे, कल्चर मिनिस्टर, अयोध्या के उसको लेके जो कल्चरल उसमें आप वहाँ म्यूजियम वगैरह बनाने का प्रपोजल दिए थे, वो कहाँ तक पहुँचा है काम? उसके बारे में कुछ अपडेट देखिए है इस क्या? देश का पूरा ढांचा हमारी संस्कृति और हमारे धर्म के आसपास घूमता है। और मैं तो कहूँगा जब मैं पर्यटन का मंत्री था और संस्कृति मंत्री दोनों ही, भारत के पास पर्यटन की अकूत संभावनाएं हैं। इतना बड़ा कॉम्बिनेशन कहीं नहीं है। आप कनाडा जाइए, साल में 10 महीने बर्फ़ पड़ती है, तो बर्फ़ देख लीजिए। आप कहीं जाइएगा एक धर्म के लोग मिल जाएंगे आपको। आप कहीं और जाइएगा तो टेक्निकल मशीन्स और ये दिख जाएंगी। इतिहास नहीं होगा, यहाँ इतिहास भी है, यहाँ चार मौसम भी हैं, यहाँ टेक्नोलॉजी भी है, यहाँ बर्फ़ भी है, यहाँ डेजर्ट्स भी हैं। सब कुछ देखकर प्रधानमंत्री जी ने इस ताकत को पहचाना। देश का 6.8% जो रेवेन्यू है वो जीडीपी का पर्यटन से आता है। इसको अगर हम कहीं 12-14% तक ले जाएं तो देश की बहुत बड़ी समस्या समाधान हो सकती थी। उन्होंने इस ताकत को समझा और उन्होंने कहा कुछ चीज़ें जो भी बने वो विश्व स्तर की बने, छोटी मोटी चीज़ मत बनाई, विश्व स्तर की चीज़ बनाई। इस कल्पना ने उनको, चाहे वो फिर ताजमहल का, लाल किले का, पर्यटन का कल्पना ही बदल देना, ई टिकटिंग से आना और ये सफाई से लेके पर्यटन स्थल गंदगी के अड्डे बन चुके थे, भ्रष्टाचार और ये सब चीज़ें वहाँ पर, बेईमानी होना, जेब काटना, इन सब चीज़ों से उस समय में एक बदलाव लाया गया। और इन्हीं दोनों मंत्रालयों ने, ये मेरे टेस्ट के मंत्रालय थे, तो मैं समझता हूँ आज पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्र में हम डावोस में ट्रैवल एंड टूरिज़्म इंडेक्स है, उस इंडेक्स में हमने 40 पॉइंट की पॉजिटिव जंप अपवार्ड ली थी उस वक़्त। और आज भारत के लोगों से जब लोग आते हैं, मिलते हैं, तो उस भारत की कल्पना की सपेरों का और उनका देश है, वो कल्पना अब लोगों के मन से बदल गई है। आज भारत, भारतीयता और भारत के लोगों का सम्मान आज शिखर पर है। टूरिज़्म में काफ़ी अच्छा काम हुआ है, टूरिज़्म सेक्टर में। और आपने जैसा कि बताया कि इतने % का उछाल आया है। अभी आपने भी देखा होगा कि दत्तात्रेय होसबोले जी का एक बयान आया है कि कांग्रेस पार्टी ने संविधान की जो मूल आत्मा थी उसके साथ छेड़छाड़ किया और डॉक्टर अंबेडकर का जो बनाया हुआ संविधान था उसमें बाद में 2 शब्द जोड़े गए, सोशलिज्म और सेकुलरिज्म। और उनका सुझाव है कि इन दोनों शब्दों को जो संविधान है उससे हटा देना चाहिए, ताकि जो मूल संविधान था आज़ादी के बाद जो लिखा गया था उसकी जो मूल आत्मा है वो बची रहे। आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, पहला शब्द तो मेरी जिस विद्या में मैं पढ़ा पला हूँ
सहसार कारवाजी विद्यार्थी परिषद से मैंने अपना जीवन शुरू किया था। 66 वर्ष मेरी आयु है। 14 वर्ष की आयु में मेरा संघ प्रवेश हुआ था। उस व्यवस्था में जो सोच, जो कल्पना, जो संदेश मेरे स्वयं सेवक होने के नाते वहाँ से आती है, इट इज में एक्सेप्टेंस इन टोटो है। सूचना आई, सोचना बंद। नो विश्लेषण, नो एनालिसिस, हाँ नथिंग डूइंग। जी जी। तो पहली बात तो उसकी सांगोपांग स्वीकार्यता, जी उस शब्द की, उन विचारों की, उस संकल्प की सांगोपांग स्वीकार्यता। हाँ, ये मैं समझ सकता हूँ कि किसी ने कहा कि 3 चीज़ें मत पालो, अहम वहम एंड डबल स्टैंडर्ड्स इन लाइफ। ये जो लोग डबल स्टैंडर्ड वाले थे, इन्होंने सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म की आड़ में देश का जितना बड़ा नुकसान किया है, इसकी भरपाई करने में सालों लगेंगे, लग भी रहे हैं। उस सेक्युलरिज्म के नाम पर राजनीति करी, राजनीति में धृष्टता करी, भाई को भाई से लड़ाया, जातियों को जातियों से लड़ाया और देश को नकारात्मक सोच पैदा होने की एक स्थिति पैदा कर दी थी। वही इस विषय सोशलिज्म का था, जिसकी परिभाषा जो लोग नहीं जानते, जिसकी कल्पना उनके खून में नहीं है। तो हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि राम मनोहर लोहिया जी ने गलत कहा था, कभी नहीं कहा। बड़े से बड़े, चाहे अटल जी रहे हों, चाहे मोदी जी रहे हों, सभी ने उनकी सम्मान किया, उस सोच को। लेकिन जो लोग इनके बारे में जानते नहीं थे, उन्होंने इस दोनों शब्दों का दुरुपयोग किया उनकी। तो इसलिए जो सहसार कारवाजी ने, दत्ता जी ने जो कहा है, वो सांगोपांग स्वीकार्य की स्थिति है। तो फिर यही इसी वजह से तो फिर आरोप लगता है बीजेपी पर कि बीजेपी संविधान के साथ छेड़छाड़ करना चाहती है। देखिए, ये एक सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ी गूढ़ रचना थी। हम भी कहीं बैठे थे, ये विषय आया कि साहब किस तरह ये नैरेटिव सेट हो गया कि बीजेपी संविधान की साथ तोड़फोड़ करना चाहती है, आरक्षण हटाना चाहती है, संविधान बदलना चाहती है। कहीं एक आध शायद नेता से हमारे जाने अनजाने में ये शब्द भी निकल गए कि हाँ, हमारी 400 सीट आ जाएंगी तो ये होगा। ये नैरेटिव सेट करके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को यूज़ करने का, तो हमारी पार्टी की चर्चा हो रही थी, बोले भाई ये हो गया, ये वो करने में वो कामयाब हुए। मैं कहता हूँ राजनीति थी, वो अपना काम कर रहे थे, हमें अपना, हम उसमें कहीं पीछे रह गए। ये सच है। हम उस नैरेटिव का काउंटर जवाब, जबकि धरातल पर सच्चाई थी नहीं। धरातल पर हम अगर संविधान के सबसे बड़े समर्थक रहे हैं तो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। संविधान में कहीं नहीं लिखा कि परिवारवाद की राजनीति करिए। संविधान में कहीं नहीं लिखा कि सेक्युलरिज्म के नाम पर देश की जनता को धोखा दीजिए। संविधान का मतलब बराबरी का, सामाजिक समरसता का भाव। हम तो उसके सबसे बड़े पोषक और समर्थक रहे हैं आज तक। कोई नहीं कह सकता कि मोदी जी ने अपने किस बेटे बेटी के लिए क्या कुछ किया, कोई नहीं कह सकता। तो इसलिए अटल जी के बाद ये तो ऐसे ऐसे उदाहरण है हमारे पास। तो इसलिए उस व्यवस्था का मैं समझता हूँ वो एक राजनीतिक दृष्टि से उस वक़्त एक भ्रम पैदा करने की कोशिश करी। उसमें कुछ हद तक वो लोग कामयाब हुए सोशल मीडिया के इस युग के अंदर, लेकिन बाय एंड लार्ज उसका असर नहीं पड़ा। अगर चुनाव में हमें छोटा सा झटका लगा भी, तो आप समझिए कि उसके चुनाव पे लोगों ने कहा सरकार गिर गई, ये ख़त्म हो गया, अब हरियाणा भी गया, बम्बई भी गई, अब उड़ीसा भी गया, अब ये गए। तो क्या हुआ उड़ीसा को? हाँ, सब जगह जीत गई बीजेपी। क्या हुआ हरियाणा को? क्या हुआ महाराष्ट्र को? तो अगर कहीं धरातल पर होते तो कहते हैं ना, काठ के घोड़े पर चढ़कर आप युद्ध नहीं जीत सकते, दौड़ नहीं जीत सकते, 2-4 कदम चल सकते। आपको क्या लग रहा है बिहार में जो चुनाव होने जा रहा है उसमें बीजेपी का कैसा रहेगा परफॉर्मेंस? देखिए, अब जनता का एक बदलाव आ गया है। एक वो युग था लालू यादव और चौटालाज का, वो युग अब ख़त्म हो चुका है। अब लोग जानते हैं कि देश का, प्रदेश का भविष्य का भला किसके हाथों में, कौन कर सकता है। और उसके पिछले उदाहरण है,
देखिए दिल्ली, हरियाणा, उड़ीसा, मध्य तुम्हारा मुंबई, इन सब में देश की जनता ने 240 सीट होने के बावजूद अपनी राय दी ना, और बीजेपी के पक्ष में दी, नरेंद्र मोदी के पक्ष में दी। इसका मतलब देश की जनता को बहुत लंबे समय तक नहीं बरगलाया जा सकता। कभी कभार छोटा मोटा समय कम हो तो उसके इसका लाभ कास्ट सेंसस के फैसले से भी मिलेगा बिहार में? देखिए, ये फैसला, मैं इसका विशेषज्ञ नहीं हूँ, क्योंकि जिन परिस्थितियों में लिया गया है, जिस सोच के साथ लिया गया है, जिस राजनीतिक उठापटक के बीच में लिया गया है, इसके क्या असर होंगे वो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आप आश्वस्त हैं कि बिहार में फिर हाँ, एनडीए की सरकार बिहार बनने बदल जा रही चुका है। बिहार ने वो लालू जी का वो राज देखा है, बिहार ने वो गुंडा राज देखा है, बिहार में वो भ्रष्टाचार का राज देखा है कि रिश्वत देने के लिए अगर पैसे नहीं है तो बीघा जमीन लिख दो हमारे नाम। उस समय देखा है बिहार ने। बिहार के डॉक्टर आए मेरे पास, आए, बोले साहब नौकरी पर रख लो, 25 साल की सीनियर डॉक्टर। तो हमने कहा कितनी तनख्वाह लोगे? तो बोले जी कुछ भी दे दीजिए। हमने कहा ऐसा क्यों कह रहे हैं, 25 साल के बाद तो आप बाकायदा बार्गेन कर सकते हैं। आप वहाँ कितना कमाते थे? बोले जी वहाँ तो हम 5 से 7-8 लाख रुपए महीना कमाते थे, आप हमें 2 लाख रुपए दे दीजिए। हमने क्यों मांग रहे हो? बोले साहब शाम को आते थे लोग, जितना कमाते थे कहीं इतना दे दीजिएगा। तो बोले उस जान से तो बख्श कर 2 लाख में अपना काम चला लेंगे। तो उन दिनों को लोग भूले थोड़ी। अब हम फिर थोड़ा नोएडा पर चर्चा करना चाहते हैं कि जब आप मेंबर पार्लियामेंट बने तो उस समय आपका एक विजन होगा ना नोएडा को विकसित नोएडा बनाने का, और इस बार के चुनाव में आपको रिकॉर्ड मतों से नोएडा की जनता ने जिताया है। क्या आप अपने उस मिशन को पूरा करने में कामयाब हो पाए या अभी कुछ चीज़ें अधूरी हैं जिसको पूरा करना है? देखिए, सवाल मैं भी अपने आप से पूछता हूँ, लोग भी मुझसे पूछते हैं कि पेशे से आप चिकित्सक थे, और आप विश्वास कीजिए कि मैं संघ का स्वयंसेवक था, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था। और कि आप डॉक्टर से राजनीति में क्यों आए? मुझे लगा कि मैं डॉक्टर बनकर जब वाशिंद्र जी कभी बीमार हो तो उनकी सेवा कर दूँ, एक लिमिटेड दायरा था। फिर मुझे लगा कि इस क्षेत्र का, इस देश का, इस भारत माता का मुझ पर एक कर्ज है। क्या उस कर्ज को सिर्फ डॉक्टर बन के चुकाया जा सकता है क्या? वो बड़े चीज़ों से चुक सकता था। मैंने, जब मुझे एक मौका दिया मेरी पार्टी ने, मेरे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता, मेरी पार्टी ने मुझ में वो कुछ देखा होगा तो ये मौका दिया। पार्टी ने टिकट देकर मुझे चुनाव लड़ाया, और उस चुनाव में मैं जीता, और तीनों बार हर बार मत प्रतिशत बढ़ता चला गया। और इस बार तो ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत हो गई, जिसकी मैंने भी कल्पना नहीं करी थी। तो मुझे लगा कि मैं अपने क्षेत्र में कुछ कर्ज वापस कर सकता हूँ, और मैं उसका काफ़ी कुछ, लगभग 80-90% तक कर पाया कुछ काम। लेकिन डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है, नॉन एंडिंग प्रोसेस है। तो ये मैं कह दूँ कि आज मैंने पूरा हो चुकी है ये सब कुछ नहीं। हाँ, लेकिन कानून व्यवस्था से लेके यहाँ की इंडस्ट्रीज का लोगों के सिस्टम में फेथ, सिंगल विंडो सिस्टम, करप्शन के बेस पर डेवलपमेंट पे, यहाँ का जेवर एयरपोर्ट मेरी अपने सिविल एविएशन समय का एकमात्र एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने क्षेत्र की कायाकल्प कर दी है। मेरे साथ कैबिनेट मिनिस्टर थे गजपति राजू जी, GMR वाले उनके संबंध में थे, उन्हीं के प्रदेश से थे। मैं सवेरे कहता था कि एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट यहाँ बनना चाहिए, वो कहते थे नहीं यहाँ नहीं बनेगा। नज़दीक है दिल्ली से। कुछ लोग तो प्रधानमंत्री जी को जाकर ये तक भी कह आए कि महेश शर्मा की 1000 एकड़ ज़मीन है यहाँ पर, या किसी को फ़ायदा उठाने के लिए कह रहा हूँ, इसलिए बनवाना चाह रहे हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि आज वो प्रोजेक्ट सफल हुआ। मैं प्रधानमंत्री जी को जो कह के आया, मैंने कहा साहब इससे बढ़िया क्षेत्र मैंने भी सोचा है। मैं मिनिस्टर के नाते, हमने हरियाणा भी सोचा, रोहतक भी सोचा, भिवाड़ी भी सोचा, और भी जगह, कई जगह पर सोचा, यूपी में आगरा के पास भी सोचा, लेकिन इससे बेहतर जगह, और आज ये सिद्ध हो गया है कि ये अपने आप में एक ऐसा देश का तो पहला एयरपोर्ट है जहाँ तीनों व्यवस्थाएं हैं। उसे कंप्लीट एयरपोर्ट कहते हैं, जिसे नागरिक के उड्डयन की सुविधा हो,
जिसमें हवाई जहाज का माल ढोने की सुविधा हो, कार्गो, और जिसमें हवाई जहाज को रिपेयर करने की सुविधा, MRO। ये तीनों व्यवस्थाएं इस जगह पर ये दिल्ली के हवाई अड्डे से 2.5 गुना बड़ा है, बम्बई से 3.5 गुना बड़ा है। और ये तीनों सुविधाओं के साथ इसने प्रदेश का, वेस्टर्न यूपी का भविष्य बदल देगा। ये इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट, और मुझे खुशी है कि उसका मैं एक हिस्सा बना, सूत्रधार रहा। मैंने उस लड़ाई को लड़ा। बहुत लोग नेगेटिव में लग गए थे, तो बहुत सारे लोगों ने उस वक्त इसमें मदद करी। मोदी जी और योगी जी का तो खैर योग था ही, लेकिन अमिताभ कांत दास, नृपेंद्र मिश्रा जी, ये कुछ ऐसे अधिकारी लोग रहे जो शुभचिंतक रहे, उन लोगों ने बहुत मदद करी इस प्रोजेक्ट को यहाँ लाने के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।